जय हिंद। आपका फिर से अपने YouTube चैनल लक्ष्य साथी पर स्वागत है। इसके अंदर हम देखने वाले हैं कि एज नया जो टॉपिक शुरुआत करेंगे जिसका है जो हमारा संगम युग के अंदर जैसे कि चोल चेल पांडे इनसे संबंधित अध्ययन किया जाता है। तो ये संगम युग के अंदर आज हम जो मुख्य रूप से देखेंगे वह देखेंगे संगम साहित्य। और जो संगम युग है इनके अंदर क्या हम देखते हैं, साथ ही जो संगम साहित्य इसी के साथ जो संगम महाकाव्य इनकी रचना या कहेंगे संगम सभा। कहने का मतलब है कि इसके अंदर हम संगम साहित्य से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। यह हमारे प्राचीन भारत की सीरीज नंबर 68 है ना। और जो कहें कि संगम युग का इतिहास, संगम युग का इतिहास पर यह पार्ट नंबर 1 है। इसके अंदर हम कम से कम समय में देखने का प्रयास करेंगे अधिक से अधिक जानकारी। तो देखें कि संगम युग जो कि संगम युग या कहेंगे संगम युग है, इस संगम युग का जो शाब्दिक अर्थ है इस संगम युग का जो शाब्दिक अर्थ है अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग लगाया गया। लेकिन जो सर्वमान्य मत है कि जो संगम युग है, इस संगम युग का जो कि दो संस्कृतियों का मिलन, वो दो संस्कृतियां हैं। एक तो उत्तर भारत की संस्कृति और एक दक्षिण भारत की संस्कृति। उत्तर भारत की संस्कृति और दक्षिण भारत की संस्कृतियों का मिलन ही क्या है, संगम साहित्य है। इसी के साथ जो कावेरी नदी है, कुछ का मानना है कि जो कावेरी नदी और कृष्णा नदी का मिलन ही संगम है ना। इसी के साथ एक प्रोफेसर है, एक विद्वान है, उस विद्वान का नाम है प्रोफेसर मोहन। इस प्रोफेसर मोहन के अनुसार कि जो यहाँ पर जो कवियों का मिलन है, जो तमिल जो कवियों का मिलन है, तवियों का जो तमिल कवि है, इन तमिल कवियों का मिलन ही संगम है। अब जो कि इसके अंदर मुख्य रूप से हम देखें कि जो दक्षिण भारत के सुदूर क्षेत्र के अंदर 3 जो प्रमुख क्या होते हैं, राजवंश होते हैं, जिनके अंदर एक जो राज्य होता है वो है चेर राज्य सबसे दक्षिणी भारत का जो पूर्वी इलाका है, जिसको आज हम केरल कह सकते हैं, इस इलाके को जो कि चेर राज्य कहा जाता है। इस इलाका को चेर राज्य कहा जाता है। इसी के साथ जो कि सबसे दक्षिणी भाग के जो पश्चिमी तट के जो कि ऊपरी इलाका जिसको कहा जाता है चोल राज्य। और सबसे दक्षिणी जो भाग है इसको हम कहते हैं पांड्य राज्य। इस जो संगम जो कि युग है, इस संगम युग में चेल, चोल और जो पांड्य राजवंश है इनका हम मुख्य रूप से अध्ययन करते हैं। साथ ही जो ये पांड्य राज्य है, इन पांड्य राज्यों के जो राजाओं ने जो कवि है इन कवियों को एक जगह बुलाया जिसको हमने कहा संगम। अब ये कवि एक जगह होकर, जो ये विद्वान एक जगह होकर रचनाएं या कहें कि साहित्य लिखते हैं। तो जो कि संगम जो कि युग है या कहें कि संगम साहित्य है, इस संगम साहित्य को हम कह सकते हैं जो तमिल कवि है, इन तमिल कवियों की सभा या कहें कि तमिल कवियों का संघ या कहें कि तमिल जो कवि है, इन तमिल कवियों का मंडल ही संगम है। अब जो तमिल कवि एक जगह होते हैं, इनको एक जगह करने वाला जो कि पांड्य राज्य के राजा थे, अब ये एक जगह होकर जो कि विभिन्न साहित्यों की रचना करते हैं, अनेक प्रकार की साहित्यों की रचना करते हैं, जिनको कहा जाता है संगम साहित्य की। जो ये संगम के अंदर अनेक जो कि तमिल कवि मिलकर जो कि अनेक साहित्यों की रचना करते हैं, जिनको सामूहिक रूप से कहा जाता है संगम साहित्य। अब संगम साहित्य के अंदर है ना जो कि मुख्य रूप से हमको देखने को मिलता है कि जो सुदूर दक्षिण भारत है या कहें कि दक्षिण भारत का दक्षिणी इलाका जिसको हमने कहा चेल राज्य, पांड्य राज्य और चोल राज्य, इन चेल, चोल और पांड्य राज्यों का जो कि
सामाजिक सामाजिक इनके अंदर वर्णन है, साथ ही जो आर्थिक और राजनीतिक जीवनी पर ये संगम साहित्य प्रकाश डालते हैं कि भाई संगम साहित्य है, ये संगम साहित्य चेल, चोल और पांड्य जो राजवंश है इनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में कहीं ना कहीं प्रकाश डालते हैं, या कहें कि इनके अंदर इनके बारे में लिखा हुआ है। अब इसके बाद में देखें कि संगम युग की जो अध्ययन है, जो संगम युग का अध्ययन है, इस संगम युग के अध्ययन में हम मुख्य रूप से चेल, चोल और पांड्य ये तीन राज्य हैं, तीन जो राजवंश है इनके बारे में मुख्य रूप से अध्ययन करते हैं। साथ ही जो अशोक इस समय, या कहें कि अशोक मौर्य, जो कि मौर्य सम्राट अशोक, चक्रवर्ती सम्राट अशोक, जो कि उसका जो दूसरा अभिलेख है, उस दूसरे अभिलेख में चेल, चोल, पांड्य राज्यों का उल्लेख है। और उस दूसरे अभिलेख में कहा गया है कि चोल, चेल, पांड्य, मौर्य, अशोक के जो साम्राज्य है इसके दक्षिणी स्वतंत्र राज्य हैं। यानी कि इसके अंदर कहा गया कि अशोक के दूसरे अभिलेख में कि अशोक का जो साम्राज्य है ना, यहाँ तक तो है, लेकिन इसके बाद में दक्षिण में जो कि चेल, चोल और पांड्य नामक स्वतंत्र राज्य है। ऐसा हमको जो कि अशोक का जो दूसरा अभिलेख के अंदर देखने को मिलता है। इसी के साथ जो सिकंदर है, सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर, सिकंदर जो कि धनानंद के समय आक्रमण कर रहा था, सिकंदर का जो कि सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, जिसने अपनी पुस्तक इंडिका लिखी है। अब इस इंडिका में हमको पहली बार जो कि चेल, चोल, पांड्य राज्यों का उल्लेख देखने को मिलता है। इसी के साथ जो इंडिका में कहा गया है कि जो पांड्य राज्य है, ये पांड्य राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। इसी के साथ इसके जो इंडिका में कहा गया है कि जो पांड्य राज्य है, इस पांड्य राज्य में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी शासन करती थी, या कहें कि पांड्य राज्य में महिलाएं भी शासन करती थी। ऐसी जानकारी हमको जो कि इंडिका है, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका है, इस इंडिका के अंदर देखने को मिलता है। अब जो ये पांड्य राज्य है, ये पांड्य राजा तीन संगम आयोजन करते हैं, या कि तीन संगमों आयोजित करते हैं, या कहें कि तीन बार तमिल समूहों को, तमिल जो विद्वान है, तमिल जो कवि है, इन तमिल कवियों को एकत्रित करते हैं। जो कि पांड्य राजा है, ये पांड्य राजा तीन बार तमिल जो विद्वान है, तमिल जो कवि है ना, अनेक प्रकार के जो कवि है, अलग अलग फील्ड के जो कवि है, उनको एक जगह करता है, जिसको कहा जाता है संगम। अब जो ये पांड्य राजा है, ये पांड्य राजा तीन बार तमिल संगमों का आयोजन करते हैं, और अनेक प्रकार के साहित्यों की रचना इनके अंदर होते हैं। तो इनके अंदर जो प्रथम जो संगम होता है, ये प्रथम संगम यहाँ पर मदुरई में होता है। और ये मदुरई, इस जो प्रथम संगम है, इस प्रथम संगम जो कि मदुरई में होता है। और जो दूसरा संगम है कपाटपुरम में होता है। कपाटपुरम को अलवेला भी हम कह सकते हैं। इसी के साथ जो तीसरा संगम जो कि उत्तरी मदुरई में होता है, उत्तरी मदुरई में तीसरा संगम होता है। जो पहला संगम होता है, इस पहले संगम में जो कि अध्यक्ष होते हैं, वो अध्यक्ष अगस्त ऋषि होते हैं। पहले तमिल जो संगम होता है, इसके अंदर जो अध्यक्ष जो कि अगस्त ऋषि होते हैं। और जो दूसरा जो कि संगम होता है, इस दूसरा संगम के जो अध्यक्ष है, ये अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष जो कि अगस्त ऋषि होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद में एक तोल का पिप्पर को दूसरा जो संगम है इसका अध्यक्ष बना दिया जाता है। दूसरा संगम का जो प्रथम अध्यक्ष होता है वो अगस्त ऋषि होता है, लेकिन अगस्त ऋषि के बाद में जो कि दूसरा अध्यक्ष बनता है वो है तोल का पिप्पर जो कि अध्यक्ष बनता है। इसी के साथ तीसरा जो संगम होता है वो उत्तरी मदुरई में होता है, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो अध्यक्ष नक्कीरर इसके अध्यक्ष होते हैं। अब जो ये पहला जो संगम होता है, इस पहले संगम में जो कि विद्वान 549 विद्वान पहले संगम में भाग लेते हैं और अनेक प्रकार की रचनाएं रचते हैं, रचनाओं का निर्माण करते हैं। लेकिन हमको जो कि प्रथम जो संगम होता है इसके कोई भी साहित्य उपलब्ध
नहीं है। अब जो दूसरा जो संगम होता है, इस दूसरा संगम के अंदर जो कि एक है जिसका नाम है तोल्कापिप्पयम, जिसने एक तमिल व्याकरण ग्रंथ की ये रचना करते हैं। जो कि दूसरा जो संगम था, उसके जो दूसरे अध्यक्ष थे, जिसका नाम हमने बताया तोल्कापिप्पर, ये एक व्याकरण ग्रंथ की रचना करते हैं जिसका नाम है तोल्कापिप्पयम। इसी के साथ जो अब तीसरा जो संगम होता है, इस तीसरे संगम के अंदर जो कि गुणनचास जो कि विद्वान इसके अंदर शामिल होते हैं। तीसरे संगम में गुणनचास विद्वान शामिल होते हैं और इसके अंदर अनेक प्रकार के साहित्यों की रचना की जाती है। उन साहित्यों के बारे में हम देखें तो इन अनेक प्रकार के साहित्यों की रचना की जाती है, जिसके अंदर प्रमुख साहित्य हैं। पहला नंबर का जो साहित्य आता है वो है अहनारूर ग्रंथ, अहनारूर तमिल साहित्य ग्रंथ, अहनानरू तमिल साहित्य ग्रंथ। अब जो इसके लेखक है मामल नार ने इसकी रचना की है। इसी के साथ जो ये ग्रंथ है, इस ग्रंथ के अंदर हमको देखने को मिलता है कि मौर्य पहली बार जो कि दक्षिण भारत पर आक्रमण करते हैं, इसकी जानकारी हमको जो कि अहनानूर जो ग्रंथ के अंदर देखने को मिलती है। जो दूसरा जो तमिल साहित्य है उसका नाम है तोल्कापिप्पयम दूसरा तमिल साहित्य है। तोल्कापिप्पयम के जो लेखक है वह तोल्कापिप्पर, यही वाला है ना, तोल्कापिप्पर इसका लेखक है। इसी के साथ जो तीसरा जो तमिल साहित्य है उसका नाम है पदित्तफतु, है ना, तीसरा तमिल साहित्य है, संगम साहित्य है। इसके अंदर जो 8 जो चेर शासक है, 8 जो यहाँ पर जो चेर शासक है, इन चेर शासकों की जो शौर्य गाथा या कहेंगे वीर गाथा का हमको इसके अंदर वर्णन देखने को मिलता है। जो चौथा तमिल साहित्य ग्रंथ है उसका नाम है एलादी। इस एलादी तमिल साहित्य ग्रंथ के अंदर जो हमको जो 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, इन 4 वेदों का और जो औषधियाँ हैं, इन औषधियों का वर्णन हमको जो एलादी तमिल साहित्य ग्रंथ के अंदर देखने को मिलता है। इसी के साथ जो 5वां जो तमिल साहित्य है उसका नाम है मदुरेकाजी। इसके लेखक है मनगुड्डी मदन, जो इसके लेखक है। इसी के साथ जो 6 नंबर का जो तमिल साहित्य है वो है करूल। अब इस करूल के जो लेखक होते हैं, ये लेखक तिरुवल्लपुर जो कि होते हैं, जो कि एक तमिल साहित्य है। अब ये नाम आपको अजीब प्रकार के नाम देखने को मिल रहे होंगे, क्योंकि जो दक्षिण भारत है, इस दक्षिण भारत में जो कि नाम ऐसे होते हैं, लंबे लंबे नाम होते हैं, अजीब प्रकार के, याद ही नहीं होते किसी को भी। हाँ, लेकिन फिर भी यदि छोटी मोटी एग्जाम के लिए तो ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन यदि जैसे आप सिविल सर्विस की तैयारी करोगे, यदि कर रहे हो, तो ये इनको याद करना अति आवश्यक है, क्योंकि वहाँ पर ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि किसी को आते ही नहीं है। क्योंकि जब भी तो उनके अंदर मात्र जो कि 50% अंक लाने पर, या कहें कि 55% अंक लाने पर जो कि सिविल सर्विस में सिलेक्शन हो जाता है। तो ऐसे अजीब प्रकार के नाम वहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसी के साथ जो कि कुरुल, इसके लेखक तिरुवल्लपुर है। इसी के साथ जिसने तमिल साहित्य की रचना की है। अब जो ये है ना, ये रचना है, ये जो कि तमिल साहित्यों के आधार माना जाता है, क्योंकि इसी के अंदर जो कि तमिल साहित्य के आधार माना जाता है। इसी के बाद में जो कि इस संगम जो ये सभाएं हुई थी, हुई थी, इनके अंदर 5 महाकाव्यों की रचना भी की गई। जैसे कि पहला महाकाव्य है जिसका नाम है शिल्पादिकारम। इसके लेखक इग्लो आदिगल है।
इग्लो आदिकल है, ये इग्लो आदिकल जैन विद्वान है, इग्लो आदिकल जैन विद्वान है। जो दूसरा जो महाकाव्य है, महाकाव्य जैसे कि उत्तर भारत में जो महाकाव्य है वो महाकाव्य जैसे रामायण महाभारत है, रामायण महाभारत उत्तर भारत के महाकाव्य है। और दक्षिण भारत के जो महाकाव्य है, ये महाकाव्य जिसमें पहले नंबर का हमने बताया शिल्पादिकारम, दूसरा जो महाकाव्य है उसका नाम है मणि मेखला, मेखले, मणि मेखले। अब मणि मेखले है, इस मणि मेखले जो कि तमिल मणि मेखले, जो कि मणि मेखले, ये मणि मेखले है ना, जो कि एक व्यापारी था जिसका नाम था सिले सतनार, सिले सतनार, जो कि मणि मेखले की रचना करते हैं। इसी के साथ जो शिल्पादिकारम है, इस शिल्पादिकारम को तमिल भाषा का पहला महाकाव्य कहा जाता है। साथ ही जो शिल्पादिकारम, इसका जो अर्थ होता है वो नपुर की कहानी इसका अर्थ होता है। इसी के साथ जो मणि मेखला है, इस मणि मेखला की जो रचना करते हैं वो शीतलेसनार है। इसी के साथ ये तमिल भाषा का ओडिया भी कहा जाता है इसको। इसी के साथ जो मणि मेखला है इसको इसके अंदर जो कांची के अंदर जो अकाल उत्पन्न होता है उस अकाल के बारे में इसे मणि मेखले के अंदर वर्णन है। इसी के साथ इसको जो मणि मेखला है इसको बौद्ध पुस्तक के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ तीसरा जो महाकाव्य है वह है वल्यपति। इस वल्यपति के लेखक है तिरुतक्केदेवर, जो कि एक जैन भिक्षु के साथ साथ चोल युवराज भी थे। इसके बाद में जो कि एक चौथे नंबर का जो महाकाव्य है उसका नाम है वल्यपति, और 5 नंबर का जो महाकाव्य है उसका नाम है कुंडल काशी। इन दोनों के बारे में, चौथे और 5वें जो महाकाव्य है इनके बारे में हमको अधिक जानकारी देखने को नहीं मिलती है। पहले, दूसरे, तीसरे के बारे में अधिक जानकारी देखने को मिलती है। ये महाकाव्य जो कि संगम साहित्य के हिस्से नहीं है, इसी के साथ हमने इनको देखकर इसके अंदर जो कि संगम साहित्य के अंदर जो था वो सब कुछ इसके अंदर देखने का हमने प्रयास किया। ये नाम बहुत केड़े हैं, इनको रटने से भी याद नहीं होंगे, इनको तो बहुत ज़्यादा रटना पड़ेगा तभी ये शायद आपको याद हो सकते हैं। इनको क्या पता कैसे याद करें, है ना, बहुत केड़े नाम है। ये दक्षिण भारत के ऐसे रहते हैं, तल्लू बल्लू ऐसे कुछ नाम होते हैं। तो हमने यहाँ पर जो हमने देखा ये सभी जो कि नोट्स के रूप में इस वीडियो के डिस्कशन में मिल जाएंगे, वहाँ पर जाकर आप इसको नोट्स के रूप में देख सकते हैं। इसी के साथ अब इसका जो पार्ट नंबर 2 होगा उसके अंदर हम देखेंगे जो राजा है, चोल चेल जो पांडे राजा है, इन राजाओं के बारे में देखने का प्रयास करेंगे, कई राजवंश के बारे में देखने का प्रयास करेंगे। शायद आप यहाँ तक इसको देख रहे हैं तो शायद आपको ये पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो आप इसको शेयर वगैरह कर सकते हैं या कहें, है ना। फिर मिलते हैं, जय हिंद।